हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकार में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यूट्यूब पर लगातार काफ़ी दिनों से हिंदी व मैथ और रीजनिंग की क्लासेस ले रहे हैं। तो आज भी जो है हमारी हिंदी की क्लास है और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वर्णमाला। और वर्णमाला में भी हमने स्वर के भेद और व्यंजन के भेद कंप्लीट कर लिए थे, जो कि पिछली क्लास में जो हमारे भेद रह गया था व्यंजन का, वो एक भेद रह गया था, उसको आज हम इस क्लास में देख लेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी और नोटबुक लेकर तैयार हो जाएंगे और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा और बाद में उसको नोट कर लेगा, क्योंकि जितना हम यहाँ पे पढ़ाते हैं वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ तैयार होंगे। सबसे पहले मेरी वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सब जो आज का मेन पॉइंट है, यानी व्यंजन का जो पांचवा भेद है, वो उसको सभी बच्चे डालेंगे। उसका नाम है नंबर 5 पे जो भेद है हमारा, वो है बच्चों हमारा आयोगवाह वर्ण। जो नंबर 5 पर आता है वो आता है आयोग वहा वर्ण। यानी जो आज का पॉइंट है, जो हमारा व्यंजन के भेद में जो पॉइंट रह गया था, वो है हमारा आयोगवाह वर्ण। और आज हम इसको भी बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा खास बातें नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन जो इसकी है, सभी बच्चे उसको लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है, जो वर्ण न तो स्वर ही और न ही व्यंजन के आते हो। यानी कहने वाली बात यह है, जो वर्ण न तो स्वर तथा न ही व्यंजन में आते हो या आते हैं, ठीक है बच्चों, वो हमारे आयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अब जो इसका नंबर 2 का पॉइंट है, उसको भी सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट है, जो वर्ण न तो स्वर व न ही व्यंजन। ठीक है बच्चों, जो इसका दूसरा पॉइंट है वो क्या है, जो वर्ण न तो स्वर और न ही व्यंजन में आते हो परंतु प्रयुक्त किए जा रहे हो। यानी कहने वाली बात यह है, जो वर्ण न तो स्वर में आते हो ना ही व्यंजन में आते हो, परंतु प्रयोग किए जा रहे हो, वो हमारे आयोगवाह व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी ने देखा इसमें मैंने आपको क्या बताया। तो सभी बच्चों ने इसमें देखा कि जो आयोगवाह वर्ण होते हैं, उसमें मैंने आपको अभी तक 2 कंडीशंस लिखवाई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको सभी बच्चे याद करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेगा। तो सभी बच्चे इसको फटाक से नोट करेंगे और तीसरी कंडीशन डालेंगे कि तीसरी कंडीशन क्या होती है इसकी हमारी। तो तीसरी कंडीशन में वो कहता है, आयोगवाह वर्ण एक
प्रकार का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, जो तीसरी कंडीशन में हमसे कह रहा है वो कह रहा है अयोगवाह एक प्रकार का चिन्ह है। तो यहां तक सभी बच्चों ने नोट कर ही लिया होगा और एक बार और इसको देखेंगे कि पहली कंडीशन में वो क्या कह रहा है हमसे और दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है। तो पहली कंडीशन में कह रहा है जो वर्ण न तो स्वर तथा न ही व्यंजन में आते हो वो हमारे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि जो वर्ण ना तो हमारे स्वर हो और ना ही हमारे व्यंजन हो वो होते हैं हमारे अयोगवाह। फिर दूसरी बात में क्या कह रहा है, दूसरी बात में कह रहा है जो वर्ण न तो स्वर व न ही व्यंजन परंतु प्रयोग किए जा रहे हो वो भी हमारे अयोगवाह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो इसको वर्ण कर लेंगे सभी बच्चे, वो भी हमारे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। तो कहने वाली बात यह है जो न तो स्वर हो और न ही व्यंजन हो लेकिन या परंतु वो फिर भी प्रयोग किए जा रहे हैं तो वो भी हमारे अयोगवाह वर्ण है। अब तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, वो तीसरी कंडीशन में कह रहा है अयोगवाह वर्ण एक प्रकार का चिन्ह है। तो उसने हमें यहाँ से एक हिंट दे दिया कि वो कहना ये चाह रहा है ना तो ये एक शब्द है ना ये एक अक्षर है, ये तो एक प्रकार का चिन्ह है। तो आइए अब इसकी चौथी कंडीशंस देखते हैं कि उसमें वो क्या कहना चाहता है। तो चौथी कंडीशन में वो कहता है अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। तो सभी बच्चे इसकी संख्या बताएंगे, 2, 3, 4 होती है। भैया ये कैसे होती है, इस क्वेश्चन की संख्या 2 या 3, 4? वो होती है हमारी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगर एग्जामिनर हमारे से बोलता है अयोगवाह की संख्या कितनी है, ऑप्शन में हमारे पास 2 भी है और 3 भी है और 4 भी है, तो उसका आंसर हम 4 देंगे। अगर ऑप्शन में 4 नहीं है, 2 और 3 है, तो उसका आंसर 3 देंगे। अगर 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, एक ही है 2, तो उसका आंसर हम 2 देंगे। इसका मतलब है ये होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसका आंसर देते हैं क्योंकि एग्जामिनर हमारे से कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो हमसे पूछता है अयोगवाह की संख्या बताए तो डरना नहीं है, ऑप्शन में 4 है तो 4 देंगे, ऑप्शन में 3 है तो 3 देंगे। ठीक है बच्चों, तो डरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन है बहुत ही इजी और इजी है तो मतलब बहुत ही है आसान। और इसी के साथ होता है यहाँ पर हमारे इसकी कंडीशंस का दी एंड, यानी एक कंडीशंस और देख लेंगे कि इसके मूल भेद मूल संख्या कितनी होती है और वो मूल जो वर्ण है वो कौन कौन से होते हैं। तो सभी बच्चे डालेंगे नंबर 5 कंडीशन। नंबर 5 कंडीशन में वो कहना चाह रहा है अयोगवाह वर्ण के जो मूल संख्या है वो है बच्चों हमारी 2। और 2 में कौन कौन से आते हैं, तो नंबर 1 पर तो आता है ये वाला, ठीक है बच्चों, और नंबर 2 पर आता है हमारा ये वाला। तो यही हमारे दोनों अयोगवाह के मूल संख्या है 2 और यही हमारे 2 अयोगवाह वर्ण है जो मूल है। अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ कि वो उसने हमें इस बात में कहा था कि अयोगवाह है जो वो एक प्रकार का चिन्ह है। तो इसमें अयोगवाह में कौन कौन से चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, वो कौन कौन से चिन्ह होते हैं, कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, कैसे हम इनको नहीं पहचान सकते, वो भी सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो सभी बच्चे डाल लेंगे। तो यहाँ तक सभी बच्चों ने समझ लिया होगा कि इसके जो मूल संख्या है वो होती है 2। 2 वर्ण कौन से है, एक तो ये वाला है अंगूर वाला अंग और ये आहा वाला अंग वर्ण, ये दोनों ही हमारे स्वर जो हैं यही अयोगवाह में आते हैं। अब सभी बच्चे एक इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे
तो सभी बच्चे यहाँ पर तो लिखेंगे आयोगवाह। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आयोगवाह के बाद लिखेंगे यहाँ पर चिन्ह। ठीक है बच्चों, और चिन्ह के बाद लिखेंगे शब्द प्रयोग। अब सभी बच्चे देखेंगे कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें आयोगवाह में जो सबसे पहला चिन्ह आता है वो आता है अनुस्वर का। अनुस्वार का। दूसरा आता है विसर्ग का। तीसरा आता है हलंत। ठीक है बच्चों, और चौथा आता है अर्धचंद बिंदु। तो हम अनुस्वार से कौन से चिन्ह को लगाते हैं, कौन सा अनुस्वार का चिन्ह होता है हमारा, ये सब अब हम देखेंगे इसमें। तो मुझे पता है अनुस्वार का चिन्ह होता है ये वाला इस तरीके से बिंदी, और विसर्ग का चिन्ह होता है इस तरीके का। ठीक है बच्चों, और हलंत का होता है ऐसे, और जो अर्चंद होता है वो होता है ऐसे। तो सभी बच्चे ने अनुस्वार का चिन्ह देखा, हलंत का चिन्ह देखा, विसर्ग का चिन्ह देखा और अर्चंद बिंदु का चिन्ह देखा। अब इनसे बनने वाले शब्द की तरफ नजर डालते हैं कि अनुस्वार जो चिन्ह लगाकर कौन सा शब्द बना सकते हैं, विसर्ग चिन्ह लगाकर कौन सा शब्द बना सकते हैं, और हलन चिन्ह और अर्धचंद्र बिंदु लगाकर कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम अनुस्वार की तरफ के अनुस्वार से हम कौन कौन से वो बना सकते हैं। तो इसमें बना सकते हैं हम, जैसे हो गया हमारा शब्द अंक। अंक में जो ये बिंदु लगी है यही हमारा है अनुस्वार का चिन्ह। इससे ही हम इसको पहचानेंगे कि अनुस्वार है जो इसके रूप में है, तो यही हमारा अनुस्वार है। ठीक है बच्चों, फिर जैसे लिख लेंगे हम मयंक। मयंक में भी यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है। फिर आता है हमारा संस्कार। संस्कार में भी यहाँ पर लगा हुआ है। फिर आता है हमारा संयम। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा अनुस्वार से बना लिए हमने 4 शब्द जो कि बोर्ड पर आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बच्चे इनको नोट कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आगे कैसे चलते हैं। या फिर बना लो एक शब्द, संयम की जगह बना लो संसार। तो संसार में भी अनुस्वार चिन्ह लगा हुआ है। तो अब बढ़ेंगे विसर्ग की तरफ की। विसर्ग से कैसे पता लगता है कि ये विसर्ग का चिन्ह है। तो मुझे पता है जब मैं कोई प्रातःकाल लिखता हूं तो मैं यहाँ पर जो ये बिंदी लगाता हूं ये हमारे विसर्ग की पहचान है। तो इससे हमें पता लगता है कि इसमें विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है और ये आयोगवाह वर्ण है। तो सबसे पहला जो वर्ण हो गया वो तो हमारा हो ही गया प्रातः। ठीक है बच्चों, यानी किसी काम को प्रातः हो गया। फिर आता है पराय। दूसरे नंबर पर आता है पराय। जो ये चिन्ह लग रहे हैं यही हमारे विसर्ग के चिन्ह है। फिर आता है हमारा पुनः। पुनः मतलब दोबारा से स्टार्ट करना। ठीक है बच्चों, फिर आता है हमारा दुख। तो ये सब हमारे जो है कि अनुस्वार के चिन्ह है, विसर्ग के चिन्ह है, जो कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो आइए एक बार और इनको देखते हैं। तो मुझे पता है अनुस्वार का चिन्ह होता है ये और विसर्ग का चिन्ह होता है ये। तो मैंने अनुस्वार से जो शब्द बनाए वो बनाए मैंने एक अंक, दूसरे नंबर पर मयंक, तीसरे नंबर पर संस्कार और चौथे नंबर पर संसार। फिर आते हैं नंबर 2 पर विसर्ग पर। विसर्ग का चिन्ह मुझे पता है ये होता है, और इससे हमारे इस चिन्ह से कौन से शब्द बनते हैं, ये बनते हैं कैसे, जैसे प्रातः, पराय, पुनः और दुख। तो ये सब बनते हैं हमारे इससे शब्द। फिर आती है बात हलंत की। हलंत हमारा कहाँ कहाँ पर लगता है, तो मुझे पता है ये हलंत का चिन्ह है। तो इससे हम बना सकते हैं पाठ्य। पाठ्य में हलंत लग गया। ठीक है बच्चों, फिर आता है मिट्टी। तो आपने देखा कि मिट्टी में भी ये हलंत लग गया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह बहुत से शब्द हम बना सकते हैं हलंत की सहायता से भी। या फिर विद्या। ठीक है बच्चों, विद्या में भी ये हलंत लगा हुआ है, यही हमारा हलंत का चिन्ह है और इससे ही हम पता कर सकते हैं ये हमारे आयोगवाह वर्ण है।
ठीक है बच्चों। तो अब आती है बात अर्धचंद बिंदु की तरफ। अर्धचंद बिंदु का तो सबको पता है, जैसे शब्द बन जाता है गांव, गांव में जो ये शब्द बना हुआ है। फिर आता है हमारा अंधेरा, अंधेरा में भी ये शब्द बना हुआ है। फिर एक दो वर्ण और ले लेंगे, जैसे मुंह हो गया, आंख हो गया, ऊंट हो गया। तो आप सभी को पता है इन सब में भी अर्धचंद बिंदु का प्रयोग हुआ है, और इसी की वजह से हम इसको पहचान सकते हैं कि हमारे अयोगवाह वर्ण है, जिसमें हमारा अर्धचंद बिंदु चिन्ह का प्रयोग होकर कुछ शब्द बना है। तो यहाँ तक हो गए हमारे व्यंजन के भेद कंप्लीट, और इसी के साथ हो गया ये टॉपिक भी खत्म। अब इसमें से आपका कुछ नहीं बचता है, एक दो बातें बचती हैं, वो भी मैं आपको इसी क्लास में करा दूंगा। और आज हम इस चैप्टर को भी खत्म कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर में कुछ खास बातें नहीं है। जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यदि आप इसको डेली रिवाइज करोगे तो जब ही आपके याद होगा, नहीं तो आपके याद होना बहुत हो जाएगा मुश्किल। अगर आप यूपी पुलिस में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इसको याद करना तो बहुत जरूरी है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अगले अपने पॉइंट की तरफ। वो क्या है, उसमें क्या पूछता है, तो उसमें क्या पूछने वाला है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अब अगला जो नया पॉइंट डालेंगे उसका नाम है, ठीक है बच्चों, तो अगला पॉइंट सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और इसको नोट कर लिया होगा सबने। तो सभी बच्चे पॉइंट डालेंगे। वो है, अब चलेगा जो पॉइंट चलेगा वो चलेगा हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है बच्चों, वर्णों का उच्चारण स्थान। अब ये टॉपिक है जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हमारे से वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, इसमें नंबर 1 पर आता है, नंबर 1 पर बात जो आती है वो है वर्णों के उच्चारण स्थान की संख्या 8 होती है। ठीक है बच्चों, और नंबर जो 2 बात है वो क्या है हमारी, उसको भी सभी बच्चे लिखेंगे कि वो क्या है। तो इसमें बनती है छोटे ऊ की मात्रा, यानी इस वाले ऊ की मात्रा जब भी किसी वर्ण के साथ प्रयोग की जाती है तो वह उसी का वर्ग बन जाता है। और इसी के साथ होती है हमारी इसकी दोनों कंडीशन कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम उन 8 उच्चारण स्थान की तरफ, जिसमें से हम आज उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बहुत ही आसान है करना, उनमें कुछ खास नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन हमारे ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जब वो वर्णों का उच्चारण स्थान पूछता है तो इसकी संख्या होती है हमारी 8। 8 के ऊपर ही हम सभी को कंप्लीट कर लेंगे। और जो टीचर्स हैं वो हमें कोई में 10 बताता है, कोई हमें कितनी बताता है, तो उनको हमें नहीं देखना है, बस हमें इन 8 को याद करना है। छोटे छोटे से पॉइंट है, अगर आप उन सभी को याद कर लेंगे तो इसमें से हमारा कुछ भी नहीं छूटेगा। तो सभी बच्चे नंबर 1 पर जो पॉइंट होगा उसको अब करेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है, कैसे वर्णों का उच्चारण स्थान हम कंप्लीट करते हैं। तो सभी बच्चे उसको देखेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो है अक्कू विसर्जनीय नाम है कंठ। पहला पॉइंट है वो है बच्चों हमारा अक्कू विसर्जन
नमः विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरे पर आता है इच्चुय सानमय तालव्य। नंबर 2 पर जो आता है वो आता है हमारा, यहाँ पर देखेंगे इच्चु। ठीक है बच्चों, इच्चुय सानमय तालव्य। तो आपने देखा कि मैंने इसमें से आपके 2 पॉइंट लिखवाए, 8 उच्चारण स्थान में से। नंबर 1 पर लिखवाया अक्खु विसर्जनीय नाम है कंठ है। दूसरे नंबर पर लिखवाया इजुय सानमय तालव्य। मतलब ये जो वर्ण है हमारे, ये बोले जाते हैं हमारे कंठ से, और ये वाले बोले जाते हैं तालव्य से। अब कंठ से बोलने वाले कौन से वर्ण हैं उनको देखेंगे, और तालव्य से बोलने वाले कौन से वर्ण हैं। तो आपने देखा इसमें सबसे पहले उसने बताया हमें कि आ गया, तो हमारा ए स्वर हो गया। ठीक है बच्चों, नंबर 2 पर आया कै, यानी कै वर्ग हो गया। ठीक है बच्चों, फिर आया ये वाला है, इस यानी संघर्षी व्यंजन हो गया। फिर आया हमारा वी से विसर्ग। जो विसर्ग के चिन्ह मैंने आपको बताए थे, उसको सबसे बढ़ने वाले ये शब्द बोले जाते हैं हमारे कंठ, यानी होता है गला। गले से बोले जाने वाले होते हैं ए और कै वर्ग, और संघर्षी व्यंजन का एक वर्ण होता है और विसर्ग। तो ये चारों 1 2 3 चारों ही हमारे गले से बोले जाते हैं। तो आप एक बार इनको बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे बोलेंगे ए अंदर से आवाज आई, मतलब गले में से आवाज आई। फिर बोलेंगे कै खे, जोर सा पड़ेगा गले पर। तो यही हमारा अक्खु विसर्जन में नाम है कंठ है, मतलब गले से बोले जाने वाले यही हमारे वर्ण है। अब नंबर 2 पर आती है बात इजुय सानमय तालव्य। ठीक है बच्चों, तो तालव्य का मतलब होता है तालु। सबसे पहली बात कि तालु से बोलने वाले जो ये हमारे गले में लटका सा होता है, ये होता है तालु। तो तालु में मतलब एक तो आता है ई आ गया। ठीक है, फिर आता है च, यानी च वर्ग आ गया। ठीक है बच्चों, फिर आता है हमारा च वर्ग के बाद आता है, इसमें आपने देखा कि ये आया है, यानी अंतस्थ व्यंजन का एक वर्ण आ गया। फिर आपने देखा कि संघर्षी व्यंजन का एक वर्ण आ गया, से आ गया, और इसी के साथ हो गए हमारे ये भी खत्म। तो तालु से बोले जाने वाले भी हमारे 4 वर्ण होते हैं। नंबर 1 पर आता है ई, फिर आता है पूरा च वर्ग, यानी च वर्ग के 5 वर्ण ही हमारे तालु से बोले जाते हैं। फिर नंबर जो 3 पर आता है वो आता है अंतस्थ व्यंजन का, यानी उसमें से अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? य, रे और ल और व। तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें से हमारा यह बोले जाता है तालु से, और स भी हमारा तालु से बोले जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दोनों पॉइंट भी हो गए क्लियर। अब बच्चे बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है, सबने नोट ही कर लिया होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, इसको याद करना ही करना है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा ये। ठीक है बच्चों, इसको भी याद करना ही करना है सबको, क्योंकि अगर इसमें से हमने एक भी पॉइंट छोड़ दिया तो उसका मतलब है हमने 2 नंबर को गवा दिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें से हमारे कौन से आते हैं, तो आप सभी देख पा रहे हैं। ऋषि का मतलब आ गया ऋषि, सबसे पहले नंबर पर ऋषि आ गया। टे का मतलब है हमारा टे वर्ग। ठीक है, टे वर्ग के बाद आ गया अंतस्थ व्यंजन का रे वर्ग। ठीक है, रे वर्ण के बाद आ गया ये वाला हमारा से, जो कि मूर्धन्य से बोले जाते हैं। तो सभी बच्चे एक बार ऋषि बोलकर देखेंगे। ऋषि, री मतलब अंदर से मूर्धन्य से आवाज आई, मतलब जो यहाँ से। फिर आता है टे, टे ठे, जो हमारे कठोर वर्ण है वो भी इससे मूर्धन्य से बोले जाते हैं। तो बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। 8 पॉइंट है, जिसमें से हमने 3 क्लियर कर लिए हैं, 5 बचे हैं, उनको भी अभी हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमें कल करनी है संधि की पहली क्लास। तो सभी बच्चे
इतने क्लास को लाइक कर देंगे और हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो इसका जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा बच्चों लर्तुल सानमे दंतव्य। चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा, ठीक है बच्चों, तो सभी लिखेंगे उसको लर्तुल सानमे दंतव्य। और जो पांचवा है उसको भी तुरंत ही लिख लेते हैं क्योंकि तीसरा भी हमारा क्लियर हो गया। वो है उपुदय नामी आमन में ओष्ट है। तो पांचवा पॉइंट जो है वो है हमारा उपुदय मानी, ठीक है बच्चों, यह नाम है और ये बोले जाते हैं हमारे ओष्ठ से यानी होठ से। और इसी के साथ हमारे 5 पॉइंट होते हैं खत्म क्योंकि इनमें भी कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि चौथे पॉइंट में सबसे पहले आता है हमारा ले। ले में मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ण है इसका ही प्रयोग करेंगे हम कहाँ पर, इसमें हम ले तो लेंगे नहीं, हम लेंगे ये जो लगता है हमारा पितरण में, ठीक है बच्चों, कृष्ण में। तो जो ये वर्ण है हमारा ये आता है एक तो हमारा दांत से बोलने जाने में, फिर आता है हमारा नंबर 2 पर तय वर्ग, यहाँ तक खत्म, ठीक है बच्चों। फिर आता है हमें पता है ये वाला भी ले भी इसमें आता है और ये से भी इसके अंदर आता है जो बोले जाते हैं हमारे दांत से, दंत से। और इसी के साथ होता है नंबर 4 पॉइंट भी खत्म। तो एक बार और देखेंगे, मैंने आपको बताया जो लगता है पितरण में, कृष्ण में, मात्राज्ञा में, पितराज्ञा में, तो एक तो वो आता है दंत से बोले जाता है। फिर नंबर 2 पर तय वर्ग पूरा दांतों से बोले जाता है। सह वर्ग पूरा वो सह बोला जाता है। फिर लय बोला जाता है। ये सभी हमारे बोल के आप देख सकते हैं। तय, तो जो जीभ है हमारी वो दांतों को स्पर्श करती है, तो जैसे बोलेंगे तय, थ, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह ये सब हमारे दांतों से बोले जाते हैं क्योंकि जीभ का टकराव जो है वो हमारे दांतों से होता है। अब बात आती है नंबर 5 की जो कि हमारा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो उसको देखेंगे। आपने पहले देखा कि ऊ है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा तो आ गया बड़ा ऊ, फिर आ गया हमारा पे वर्ग, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात हो गई खत्म। फिर आता है हमारा इसमें छोटे वाला ऊ, आ गया बच्चों छोटे वाला ऊ भी, फिर ठीक है बच्चों। फिर ये बोले जाते हैं हमारे होठ से, होठ कह लो या ओष्ठ कह दो, बात एक ही है, कुछ भी अलग बात इसमें नहीं है। और इसी के साथ ये पॉइंट भी होता है हमारा खत्म क्योंकि क्वेश्चन में अब दम नहीं बचा है। इजी क्वेश्चन थे, करना कुछ नहीं था। 8 कंडीशंस है जिसमें से 5 हमारी कंप्लीट हो गई है। बस एक्सप्लेन ही मैं आपको कर सकता हूँ, याद करना आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे याद करते हो, आपको ही करना पड़ेगा तो करेगा क्योंकि अब क्वेश्चन हमारे इसमें से ही पूछेगा वो 100%। एक क्वेश्चन तो इसमें से हमारा आएगा ही आ गया। अब आता है नंबर 6 पॉइंट और नंबर 7 पॉइंट और उसी के साथ ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे खत्म। फिर करेंगे हम संधि का टॉपिक जो कि अगली क्लास में, क्योंकि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है और सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ना है। तो जो नंबर 9 पर जो पॉइंट है वो है बच्चों हमारा नंबर 6 पर है हमारा एदतो कंठ तालव्य, ठीक है बच्चों, कंठ तालव्य। नंबर 7 पर है ओदंतो कंठ ओष्ठ, ठीक है बच्चों। और नंबर 8 पर है वो है, चलो उसको आगे देखेंगे। इसमें देखते हैं कि नंबर 7 6 पर जो पॉइंट है 1 और 2, एक दंतो कंठ तालव्य में क्या पूछा गया है। तो इसमें कुछ खास उसने पूछा नहीं है। उसने बोला है ए का मतलब यानी छोटे वाला भी आई
और बड़े वाला भी आई, ये दोनों आते हैं हमारे एक तो इसमें। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं हमारा, ये बोले जाते हैं हमारे एक तो कंठ से, यानी कंठ और तालव्य से, मतलब गले से बोले और तालव्य से बोले जाने वाले ये दो हमारे वर्ण हैं, क्योंकि ये भी हमारे दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जो ये हमारा ऐ बना होता है, ये बना होता है ए धन ई से मिलकर, और बड़े वाला ई बना होता है ए धन ऐ से मिलकर। तो आप सभी ने देखा ये दोनों ही दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसी कारण ये दोनों ही बस कंठ यानी गले और तालव्य से बोले जाते हैं, क्योंकि अब इसमें और कुछ नहीं है। जो हो गया ये भी हमारा छठा पॉइंट भी खत्म। अब आती है बात 8 नंबर 7 पॉइंट की, वो क्या है? तो इसमें वो देखा आपने ओदंतो कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ का मतलब है हमारा, मतलब कंठ का मतलब तो है गला, और ओष्ठ का मतलब है ओठ, यानी गले और ओठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? तो इसमें सभी बच्चे देखेंगे, इसमें खाली आया हुआ है एक तो ये वाला औ और एक बड़े वाला औ, ये दोनों ही हमारे इससे बोले जाते हैं। अब बात आती है ये कैसे बनते हैं। तो आपने देखा कि जो ये वाला औ है और ये वाला औ है, तो ये बना हमारा ए धन ऊ से मिलकर, और ये बना हमारा ए और औ से मिलकर, या ए धन बड़ा ऊ से मिलकर ये हमारा बनता है। और इसी के साथ ये पॉइंट होता है खत्म, क्योंकि पॉइंट में कोई भी बात दम नहीं था। आपने देखा ए धन तो कंठ तालव्य यानी गले और कंठ से तालव्य से कौन से बोले जाते हैं? दोनों ऐ बोले जाते हैं। फिर आती है बात औ, दोनों तो कंठ ओष्ठ यानी गले और होठ से कौन से बोले जाते हैं? दोनों औ। और इसी के साथ होता है ये पॉइंट खत्म। इसमें एक पॉइंट रह गया, वो है पॉइंट नंबर 8। उसमें क्या है? उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, खाए से वो बोले जाते हैं, इसमें हम ये भी देख लेंगे। तो इसमें जो नंबर 8 पर आता है वो है हमारा वाक्य, वाकार से, वाकार से दस्त ओष्ठ। और नंबर 9 पर आता है हमारा नंबर 9 ही बस यही वर्ण है। तो इसमें आपने देखा कौन सा है, इसमें आते हैं हमारे वे आता है, ये बोला जाता है हमारे दांत से और होठ से। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा जो वे वर्ण है वो बोले जाता है, आप एक बार उच्चारण कर देख सकते हैं वे, तो नीचे वाला होठ ऊपर वाले दांतों पर जाकर टकराता है, तो इसलिए वही दंत और होठ की सहायता से बोले जाता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है हमारा खत्म। इसमें कल के लिए बस 10 मिनट का और काम रह गया, जो कि बहुत ही आसान है, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आपको मैं बच्चों एक बात और बता दूं, कल आपकी मैथ की और रीजनिंग कल आपकी मैथ की और रीजनिंग की क्लास नहीं होगी, ओनली हिंदी की क्लास ही यूट्यूब पर अपलोड होगी, क्योंकि हिंदी कल हम जा रहे हैं, मैं और मनीष पांचाल सर कल जा रहे हैं ऐप के लॉन्च के लिए बाहर, तो उसमें हमें हो जाएगा लेट, जिसकी वजह से हम मैथ की और रीजनिंग की क्लासेस नहीं ले पाएंगे। हिंदी की मैंने क्लासेस आपको दे दी है, ताकि आपको कल खाली ना बैठना पड़े, कुछ ना कुछ याद करना आपको पड़े। तो आपको एक वादा करना है, वर्णमाला के जितने भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है, पूरी वर्णमाला आपको एकदम पक्की करनी है। सबसे पहली बात, मैं परसों संधि स्टार्ट करने से पहले आपसे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछूंगा वर्णमाला के, जो आप सभी को फटाक से उसके आंसर देने हैं। तो जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और अपनी सेवा को यहीं पर समाप्त करता हूं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।